हेलो दोस्तों। क्या हाल है? आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड बाय आरिफ में। आज हमारी पाइथन सीरीज का है डे 1 और आज से ही हम मेन पाइथन का पाइथन को सीखना स्टार्ट करेंगे। जो आज हम पाइथन की बेसिक्स के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, हम गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने जो है पाइथन की थोड़ी बहुत बातें कर ली थी। आज हम उसको बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे मेन चीज़ जो पाइथन को पॉपुलर बनाती है आज के टाइम पे, कि पाइथन एक बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है और ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इससे आप बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी जिनकी हेल्प से बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पाइथन में ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक फ़ंक्शन को या एक इनबिल्ट लाइब्रेरी को यूज़ करके आप अपने काम को करा सकते हैं। जैसे पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे मैथमेटिक्स ऑपरेशन को परफ़ॉर्म करने के लिए नमपाई है और ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने के लिए आपको मैटप्लॉटलिब दे रखी है। इस तरीके से आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर मिल जाएंगी जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। पाइथन को यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं। ये सारी बातें हम अपने डे 0 में कर चुके हैं। इसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। लेट्स प्ले द इंट्रो। हाँ, तो हम देखते हैं कि पाइथन में आउटपुट किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। तो पाइथन में आउटपुट प्रिंट करने के लिए सिंपल एक फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन हम ये हमारा एक प्रिंट फंक्शन है। आपको कुछ भी प्रिंट करना होगा तो इस प्रिंट फंक्शन के अंदर बीच में आप उसको लिख देंगे और वो आपके आउटपुट में शो होने लगेगा। जैसे अगर आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड और आप उसको ध्यान रखेंगे, कभी भी आप इंग्लिश वर्ड को लिखेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आप लिखेंगे, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आप लिखेंगे प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि स्ट्रिंग को किस तरीके से प्रिंट करना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है प्रिंट करने के लिए, तो आप उसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे? तो आप इसी प्रिंट के अंदर बगैर किसी इन्वर्टेड कॉमा के आप वो नंबर लिख देंगे। मान लीजिए 123 या 123 6 7 3, ये मान लो कोई नंबर आपको प्रिंट करना है, तो आप सिंपल इसको लिखेंगे और चला देंगे, तो आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा। ये नंबर प्रिंट करने का तरीका है पाइथन में। आपने जैसे सबसे पहले पाइथन में लिखा माई नेम इज, और फिर आप चाहते हैं इसके आगे मैं लिखूं दूसरे प्रिंट फंक्शन को यूज करके अमन। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे माई नेम इज। ठीक है, और दूसरा प्रिंट लगाएंगे, वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे अमन। आपको 2 लाइन लिखनी है तो उसके लिए आपको 2 प्रिंट फंक्शन यूज करने पड़ गए। देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले माई नेम इज, ये आपने एक प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा। दूसरे प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा? अमन। और आपने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या लिख के आया? माई नेम इज अमन, ये लिख के आया। लेकिन हम चाहते हैं कि 2 प्रिंट फंक्शन को ना यूज करके हम एक ही प्रिंट फंक्शन को यूज करके ये चीज लिखें। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे लिख देंगे अमन। ठीक है, और हम इसको रन कर देंगे
तो हमारा माय नेम इज अमन लिख के आ गया। हम मल्टीपल प्रिंट फंक्शन को ना यूज करके हम एक प्रिंट फंक्शन में भी सारी चीजें लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई नंबर आपको प्रिंट करना है तो बस कॉमा से सेपरेट कर लिए और 1 2 3 4 लिख लीजिए और इसको रन करिए, देखिए वो लिख के आ जाएगा माय नेम इज अमन 1 2 3 4। आपको मल्टीपल प्रिंट फंक्शन की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट फंक्शन के बारे में हम और जानेंगे अभी। इसमें एक सेपरेट नाम का फंक्शन होता है, ये अभी हमने नहीं यूज किया है। एट्रीब्यूट होता है एंड नाम का, ये सब हमने यूज नहीं किया। अभी हम ये सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। आप बेसिक समझिए कि प्रिंट फंक्शन को हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज को आउटपुट में दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, कमेंट। आखिर पाइथन में कमेंट होता क्या है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कमेंट। तो अब आप पाइथन में जब भी कमेंट लिखेंगे तो कमेंट क्या होगा, आप हैश करके इसके आगे कुछ भी लिखेंगे, इसके आगे कुछ भी लिखेंगे, उसको क्या करेगा पाइथन पढ़ेगा नहीं। मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए कोड लिखा, मान लीजिए प्रिंट लिखा, प्रिंट में लिखा हेलो, हेलो लिख दिया प्रिंट के अंदर, इसके आगे लिख दिया आपने कमेंट। ठीक है, तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारा आउटपुट सिर्फ हेलो आएगा। तो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो क्या करेगा, इस कमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये जो हैश लगा है इसकी वजह से वो पाइथन इस कमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आई बात? कमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा आई एम फर्स्ट कमेंट, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख दिया मान लीजिए हेलो, ठीक है, और हमने एक और कमेंट लिखा आई एम सेकेंड कमेंट। अब सिर्फ हमारा हेलो प्रिंट होगा, पाइथन इसको इग्नोर कर देगा और इसको इग्नोर कर देगा। हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिए सिर्फ आपका हेलो प्रिंट हुआ। पाइथन ने क्या किया, ये जो हैश लगा हुआ है इसकी वजह से इसको उसको समझ में आया कि ये एक कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। फिर वो यहाँ गया, उसको यहाँ हैश नहीं मिला तो उसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। फिर वो अगली लाइन पे गया, उसने चेक किया कि यहाँ पे तो हैश लगा है, इसको नहीं एग्जीक्यूट करना, उसने इसको नहीं एग्जीक्यूट किया। मान लीजिए यहाँ पे भी हमने हैश लगा दिया और इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, चीज एकदम क्लियर। अब हम अगला चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो आप इनको यहीं क्लियर कर लीजिए, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप सेम ही होते हैं। जैसे एक इंटीजर डेटा टाइप होता है, एक क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप होता है, जो पाइथन में भी होता है, सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है। एक फ्लोट डेटा टाइप होता है, ये भी इन सब में होता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ये भी होता है। इसी तरीके से कई कई डेटा टाइप्स होते हैं, हम सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पाइथन की बात करेंगे। तो एक इंटीजर डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर सारी इंटीजर वैल्यूज स्टोर्ड होती है। हम उसके अंदर सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये अगला डेटा टाइप कौन सा होता है हमारा, फ्लोट होता है। फ्लोट में क्या होता है, जो हमने मैथ्स के अंदर डेसिमल की बात करी वही सेम फ्लोट होता है। ठीक है, जैसे 2.3 ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। 7.5 ये कैसी वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। 88.76 ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इंटीजर वैल्यू की बात कर ली, फ्लोट वैल्यू की बात कर ली, तब डेसिमल की फ्लोट वैल्यू की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, एक डेटा टाइप होता है जो हमारी पाइथन के अंदर होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप, हम अगर आप नए हैं तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप थोड़ा सा मतलब समझिए, और अगर आप इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है,
जो हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे, आप हेलो वर्ल्ड पाइथन के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो लिख रहे थे, तो ये जो हेलो वर्ल्ड है, इसी को हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रिंग है। जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो वर्ड हमारे लिखे होते हैं, ये पूरी पूरे सेंटेंस होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, या हमने माई नेम इज कुछ लिख दिया डबल कोट्स में, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। ये हमारा है कि अभी हम इसको देखेंगे आगे भी चलते हैं। इसी तरीके से हमारा और भी डेटा टाइप होते हैं, तो हम उसको भी समझते हैं। हम देखते हैं इसको यहाँ पे। तो सबसे पहला हम देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है हमारा, हमने बात करी। तो इसको समझने से पहले हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन, ठीक है। टाइप फंक्शन क्या होता है हमारा, टाइप फंक्शन क्या होता है हम बताते हैं। इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे, वो हमको टाइप फंक्शन हमें उसका डेटा टाइप बता देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि मतलब इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू डालें, मान लो 2 डालें, 3 डालें, 1.5 डालें, 2.3 डालें, फॉल्स डालें, या कुछ भी डालें, ठीक है। तो वो टाइप फंक्शन क्या करेगा, हमको उस जो भी वैल्यू हमने डाली है वो किस टाइप का डेटा है वो हमको बता देगा। मान लीजिए हमने टाइप फंक्शन के अंदर हमने 2 डाल दिया, तो वो टाइप फंक्शन हमें क्या बताएगा कि ये 2 एक इंटीजर टाइप का डेटा है, वो टाइप फंक्शन हमको बता देगा। अगर मान लीजिए टाइप के अंदर हमने डाल दिया 3.5, तो ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, हमको बता देगा ये फ्लोट टाइप का डेटा है। मान लीजिए टाइप के अंदर हमने डाल दिया, मान लीजिए हेलो डाल दिया, हेलो हेलो डाल दिया, ये डाल दिया, तो ये क्या करेगा, हमको बता देगा कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये काम हमारा टाइप फंक्शन करता है, ठीक है। एक एक करके अब हम सारे अपने डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। तो टाइप फंक्शन हम लिखेंगे और इसके अंदर कोई भी इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर सोचिए और उसको लिखिए। मैं लिख लेता हूँ 3534, मान लीजिए मैंने लिख लिया। ये सारी वैल्यूज ये जो लिखी होंगी ये सब कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगी और हमने इसको रन किया, तो अब हमारा यहाँ आंसर क्या आया, इंट। मतलब ये वैल्यू क्या है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम अगले पे चलते हैं, फ्लोट। हमने फ्लोट की बात करी थी, तो अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर 2.3 लिखा है, हम कुछ और लिख लेते हैं, 88.4 लिख लेते हैं। अब 88.4 ये किस टाइप का डेटा है, ये हमको पता चलेगा कि ये हम टाइप फंक्शन के अंदर लिख दिया। हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, हाँ ये फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। अब हमको इसके बारे में पता चल गया। अब हम बूलियन डेटा टाइप, जो एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जो प्रोग्रामिंग में होता है, बूलियन डेटा टाइप। तो आपको ये तो मालूम है कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर हमारी 0 1 की भाषा समझता है। तो ये जो 0 और 1 है, इसी को हम क्या कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप। 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप। और 0 को, जैसे आप दूसरी लैंग्वेज में 0 1 यूज़ कर सकते हैं, पाइथन इसी को फॉल्स और ट्रू से यूज़ करता है। तो 0 को हम फॉल्स कह देते हैं और 1 को हम ट्रू कह देते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स भी हमारा क्या है, बूलियन डेटा टाइप है। अब बूलियन डेटा टाइप क्लियर हो गया। अब हम इसको
एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये फॉल्स हमारा कैसा डेटा टाइप है, हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा बूलियन डेटा टाइप है, बूल लिख क्या है, बूलियन डेटा टाइप है, शॉर्ट में लिख के आता है। अब मान लीजिए ट्रू हमने लिखा, आप कभी भी ट्रू और फॉल्स लिखे तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका पहला वर्ड जो है ये कैपिटल रहेगा, ट्रू का भी कैपिटल रहेगा टी और फॉल्स का भी कैपिटल रहेगा एफ। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, अब हम देखते हैं, देखिए बूलियन आ रहा है। ठीक है, अब हमने अभी स्ट्रिंग की बात करी, तो स्ट्रिंग, अब मान लीजिए कोई भी वर्ड हमने इसके अंदर टाइप के अंदर पास कर दिया। अभी हमने यहाँ हेलो पास किया, हम हेलो वर्ल्ड पास कर लेते हैं, पूरा पास कर लेते हैं। ये किस टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। बात क्लियर, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। हम इसको रन करते हैं, देखिए स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, समझ में आया? हम यहाँ पे कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो वो हमको बता देगा कि ये किस टाइप का डेटा है। अब मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने 1 2 3 भी लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो स्ट्रिंग बन गया। वो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। तो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा है। तो भी अब हम कमेंट कर देते हैं। पाइथन में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम क्या कहते हैं डिनोट कर सकते हैं, ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है। आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, लेकिन हम अगर ये डेटा टाइप है तो तभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले 11th 12th में 10th में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस आई जे। ठीक है, तो ये ए क्या है, ये एक रियल नंबर है, और ये क्या है, 3 क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। आप सर कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में जाइए, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ए प्लस बी जे से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइप में यही पास कर दिया। अब हम ये चेक करेंगे किस टाइप का डेटा है, हम इस कोड को रन करेंगे तो इसने बता दिया कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं लिस्ट। एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो मतलब नए बच्चे हैं उनको भी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो हम कोई भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो हमारी क्या है, लिस्ट कहलाएगी। है, और अदर लैंग्वेज में क्या होता था कि हम नंबर्स लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पाइथन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी आप उसकी डिटेल में मत जाइए, अभी आप बस समझ लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा जाए वो हमारा लिस्ट के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए 23, 44, 67 और अमन, कुछ भी हमारा बस ये स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लगा होना चाहिए और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। बात क्लियर, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ कॉमा सेपरेटेड अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिस्ट कहेंगे। तो ये हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये हमारा ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा एक लिस्ट है। ये टाइप के अंदर हमने पास कर दिया। अब टाइप हमको क्या बताएगा, ये किस टाइप का डेटा है, वो हमको आउटपुट में अगर लिस्ट देता है तो ये लिस्ट टाइप का डेटा है। हम इसको रन करते हैं, देखिए इसमें आउटपुट में हमको क्या दिया, लिस्ट। तो ये एक लिस्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, अब लिस्ट से ही थोड़ा सिमिलर होता है टपल। इसका यूज केस हम बाद में देखेंगे, बस आप समझ लो टपल के बारे में। तो टपल क्या होता है, अगर हमने कोई, जैसे हमने सारी चीज़ें लिस्ट में लिखी थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वही सेम सारी चीज़ें अगर हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वही सेम सारी चीज़ें अगर हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी टपल कहलाती है। क्या कहलाती है, टपल कहलाती है। बस आप इसको ध्यान रखिए, बाकी इसकी डिटेल में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे, इसकी आप चिंता मत करिए। क्योंकि अगर मैं आपको टपल अभी समझाने बैठूंगा इस यही हमारा काफ़ी टाइम लेके चला जाएगा। ठीक है, लिस्ट हम अभी समझाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। बस आप इसका ध्यान रखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाएगी तो हम इसको लिस्ट कहेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी जाएगी तो हम उसको टपल कहेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप पे। अगला हमारा डेटा टाइप क्या है, सेट। अगला क्या है डेटा टाइप हमारा, सेट। तो सेट डेटा टाइप
जैसे हमने जो भी सारी चीज़ें लिस्ट में स्टोर करी, सेम वैसे ही सारी चीज़ें हम अगर किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करेंगे, जैसे 1 2 3 और कुछ भी, अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? सेट। क्या कहेंगे उसको? सेट। आपने इससे पहले मैथ्स कभी मैथ्स पढ़ा होगा, तो मैथ्स के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन होता है। तो कभी भी हम जब सेट लिखते हैं, सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। आप कभी देखिएगा बोल के अपनी पुरानी मैथ की किताबें जो होंगी, उसमें हम सेट जब आप देखेंगे तो उसको कर्ली ब्रेसेस, उससे आप याद रख सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में जो होगा वो क्या होगा? सेट। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो क्या होगा? टपल। और सर्कुलर ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो क्या होगा? टपल। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो क्या होगा? लिस्ट। बात क्लियर? ये तो हमारे डेटा टाइप के बारे में बात होगी। अब हम टपल सेट को भी रन करके देख लेते हैं एक बार। हमने इसको किया और इसको हमने रन किया, तो ये हमारा क्या आउटपुट में है? सेट। तो ये हमारा किस टाइप का डेटा है? सेट टाइप का डेटा है। ठीक है। अब हम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप डिक्शनरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको जब आप हायर लेवल में पहुंच जाओगे तो इसका यूज 100%, मतलब आपका इसका यूज केस बहुत है। ठीक है। और आज भी आप जो है जब कोई काम कर रहे होते हो, कुछ सर्च कर रहे होते हो, तो आप मेनली डिक्शनरी का ही यूज उसमें हो रहा होता है। उसमें डिक्शनरी का यूज 100% होता है। जैसे जब आप कोई फॉर्म, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म जब आप सबमिट करते हो तो उसमें आपका नेम पूछता है, आपका रोल नंबर पूछता है, आधार नंबर पूछता है, एड्रेस पूछता है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो वो फॉर्म क्या होता है कि जब आप सबमिट करते हो तो आप ये नहीं अलग अलग, तो क्या होता है डिक्शनरी के फॉर्मेट में वो डेटा डेटाबेस के पास जाता है। तो अगर ये बात क्लियर नहीं हो रही है, छोड़िए, हम किसी और तरीके से इसको समझाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। ठीक है। ये की एक की है, एक वैल्यू है, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर की लिखी जाएगी और ये कोट्स लगाए जाएंगे और वैल्यू लिखा जाएगा। की 2 लिखी जाएगी, कोट्स लगाए जाएंगे और वैल्यू 2 लिखी जाएगी। ये क्लियर? बाकी अगर ये क्लियर नहीं होता है, ये अभी हम आगे और अच्छी डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में मैंने दे रखा है, आपने एक कर्ली ब्रेसेस लगाई, तो आपने की क्या बनाई? नेम। ठीक है। और आपने डबल, अब इस नेम में आपने क्या लिख दिया? अमन। ठीक है। आपने कॉमा लगाया, फिर आपने क्या लिखा है? एक की रोल नंबर। ठीक है। उसमें आपने क्या रोल नंबर पास कर दिया। तो ये इस तरीके से हम डिक्शनरी को डिनोट करते हैं। आप इसको सेट से मत कंपेयर करिएगा, सेट अलग है। सेट में सिर्फ कर्ली ब्रेसेस होता है, इसमें कर्ली ब्रेसेस के साथ एक की होती है और ये कोट्स होते हैं और ये वैल्यू होता है। ठीक है। की होती है और वैल्यू होता है। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। हम इसको समझ लेते, इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं कि टाइप के अंदर हमने डिक्शनरी पास करी। अब हम देखेंगे कि ये वाकई में डिक्शनरी है या नहीं। हम इसको रन करेंगे। हाँ, ये डिक्शनरी है। ये किस टाइप का डेटा है? एक डिक्शनरी टाइप का डेटा है। क्लियर बात? तो हमने मेनली सारे डेटा टाइप कवर कर लिए हैं। आपको ये पीडीएफ नहीं, ये नोटबुक आपको मिल जाएगी। आपको, आप उसको ओपन करके खुद भी कोड कर सकते हैं। ठीक है। इसी में आप कोड कर सकते हैं, आपको कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी में आप कोड कर सकते हैं। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, तो आप क्या करते हैं? ए इंटू बी करते हैं। अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू ए प्लस बी करते हैं कि नहीं करते? अब आप इसमें 2 डालिए ए में और 3 डालिए बी में, तो एरिया कितना निकल के आएगा? 6।
अब मान लीजिए हमने 2 और 3 की जगह हमने डाल दिया 4 और 5, तो हमारा क्या निकल के आया, एरिया 20। तो हमारा ए क्या है, यही ए और बी क्या है, यही तो वेरिएबल है। ये तो हमारी वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, लेकिन ए इनका एड्रेस तो सेम ही है ना, इनका एड्रेस क्या है, सेम है, इनका वेरिएबल सेम है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में हम मेमोरी में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे कहीं पे 23 हो गया, कहीं पे 27 हो गया, कहीं 28 हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं। लेकिन हम उनको एक्सेस कैसे, हम हमको दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे 23 रखा है, यहाँ पे 27 रखा है, यहाँ 20। हम उनको एक एक नाम देते हैं, हम सबको एक नाम देते हैं, उनको उस नाम से हम उनको बुलाते हैं, तो वो उस नाम को जैसे हम बुलाएंगे तो वो हमारे पास आ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं किसी वैल्यू में, जैसे नेम में हमने अपना नाम स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये नेम क्या है, यही नेम हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्लियर, हम नेम में अपना नाम जिसमें स्टोर कर रहे हैं, तो यही नेम क्या है, वेरिएबल है। और ये नाम हमारा किसी मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएगा, और ये वेरिएबल और ये इसके ऊपर बैठ जाएगा नेम। अब जब हम इस नेम को बुलाएंगे, जैसे प्रिंट के अंदर हम इस नेम को पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरे पास क्या स्टोर है, आर, तो वो इसको रिटर्न कर देगा और ये इसी को प्रिंट कर देगा। इसको अभी हम आगे देख लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर कि मतलब वेरिएबल क्या होता है कि जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसका एक एड्रेस होता है, वही वेरिएबल है। कि हम उस डेटा को किस नाम से बुलाएंगे, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। मान लीजिए हमने एक नेम के नाम का वेरिएबल बनाया, नेम के नाम का, मान लीजिए नेम के नाम का वेरिएबल ना बनाते, फ्रूट के नाम का वेरिएबल बनाया, और इसमें हमने स्टोर कर दिया एप्पल। तो हुआ क्या होगा कि एक बॉक्स बना होगा, इस मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बना होगा जिसका नाम होगा फ्रूट, ठीक है। उसके अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, एप्पल, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमने फ्रूट पास कर दिया। जैसे ही हमने इसको रन किया, प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है इसने क्या किया, उसने अपने अंदर देखा क्या लिखा है, फ्रूट, तो वो गया फ्रूट के पास। ओके, उसने फ्रूट से कहा भैया तुम्हारे बॉक्स में क्या है, हमको ज़रा दे दो, हमको प्रिंट करना है। तो फ्रूट ने अपने बॉक्स में देखा, उसको क्या मिला, एप्पल। उसने एक प्रिंट को दे दिया और प्रिंट ने उस एप्पल को जो है आउटपुट में शो कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर। वेरिएबल क्या होता है, मतलब जो हमारा डेटा स्टोर होता है उसका जो एड्रेस होता है, मतलब उसका जो एड्रेस जिससे हम उस पते पे पहुँचते हैं उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, आपकी ये समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। कि हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड जो हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड। तो पाइथन में 32 प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। आप देख लीजिए कीवर्ड्स इन पाइथन, देखते हैं इमेजेस में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो ये वैल्यू, ये जो लिखे हुए हैं यही कीवर्ड्स हैं। जैसे आपने ट्रू का यूज़ कर लिया, तो ट्रू एक हमारा कीवर्ड है, आपने फॉल्स एक कीवर्ड है। इसी तरीके से ये बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसके बाद हम आगे भी करेंगे। आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं ना, ये आप जब यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चलेगा। आपको इसको बैठ के आप याद कर दो, आपको ऐसा काम नहीं करना है। बस आप
उसको एक देख लो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स जो होते हैं वही हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कीवर्ड्स क्या होता है हमारा, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अब हम समझ लेते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिखा एक हमने आइडेंटिफायर बनाने की कोशिश करी, फ्रूट नेम, तो फ्रूट का नाम। तो अभी हमने फ्रूट नेम लिखा है, तो अभी ये क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है, ये क्या है अभी, आइडेंटिफायर। लेकिन जब हमने एक एक वैल्यू, ये जैसे ये एप्पल था, एप्पल उसके अंदर स्टोर कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, कीवर्ड बन गया। बहुत स्लाइड से डिफरेंस है, आप इसके बारे में और स्टडी करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफायर को लिखने के लिए आप ए से जेड तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कैपिटल ए से जेड तक कुछ भी ले सकते हैं, और 0 1 2 3 से 9 तक आप कुछ भी ले सकते हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर को मैं लिख के बताता हूँ। जैसे आपने लिखा नेम, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, मान लीजिए एक ये वैलिड है। ठीक, अब मान लीजिए आपने लिखा वन नेम, ये एक इनवैलिड है। आप पहले नंबर नहीं लिख सकते। आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि नंबर जो होगा आप कभी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। आप एंड में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हो। आप इसको प्रिंट करके देखो, आपको पता चल जाएगा। आप रन करके देखिए, तो इसने क्या किया, इनवैलिड डेसिमल लेटरल। ठीक है, ये इनवैलिड है। अब मान लीजिए इसी वन को आप यहाँ ना लिख के एंड में लिखिए, इसी वन को आप यहाँ ना लिख के एंड में लिखिए, तो ये आपका आउटपुट दे देगा नेम, या यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका आउटपुट दे रहा है। ठीक, अब मान लीजिए इसी वन को हम यहाँ ना लिख के बीच में लिखते हैं। ठीक, और इसको रन करने की कोशिश करते हैं, बीच में लिखते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो भी देखिए आपका आउटपुट आ रहा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप नंबर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, बाकी आप किसी भी तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अंडरस्कोर आपने पहले लगा दिया, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। आप अंडरस्कोर पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तब भी ये वर्क करेगा। और आप सिंपल एक अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, तब भी ये वर्क करेगा। अब दिल्ली आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, डी कैपिटल में लिख सकते हैं। आप बस क्या ध्यान रखना है, ये बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आप कभी भी वेरिएबल क्रिएट करिए, आप उसमें नंबर स्टार्टिंग में मत लीजिए। जैसे आपने नेम लिखा, ये वैलिड है। नेम वन ME लिखा, ये भी वैलिड है। नेम वन लिखा, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर नेम लिखा, ये भी वैलिड है। नेम NA_ME लिखा, ये भी वैलिड है। NAME_ लिखा, ये भी वैलिड है। लेकिन जैसे ही आपने लिखा वन नेम, तुरंत ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको क्या है कि नंबर स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। ये बात क्लियर हो गई आपको। ये हमारा पूरा आज का कंप्लीट था, हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमने आउटपुट किस तरीके से लिखा जाए, मतलब निकालेंगे वो देखा, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज होगा ये देखा, कमेंट किस तरीके से लिखे जाते हैं ये देखा, एक तरीके से और कमेंट लिखा जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं, बाकी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इनके बारे में और भी डिटेल में अच्छे से बात होगी, और स्ट्रिंग के बारे में भी और अच्छे से बात हम आगे करेंगे।
वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने वो देख लिया, कीवर्ड और आइडेंटिफायर जो होते हैं वो देख लिया। एक हम और बेसिक सी बात कर लेते हैं पाइथन के बारे में, जो हमको शुरुआत नहीं कर लेनी चाहिए थी। आखिर ये कंपाइलर इंटरप्रेटर होता क्या है? मैंने कई बार नाम लिया कि हमने ये कोड लिखा तो ये जो है कंपाइल हो जाएगा। तो पाइथन क्या है? पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये सब क्या है? ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है। पाइ पाइथन पाइथन और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल मतलब ये इंग्लिश में लिखी गई है जो हमको समझ में आए और हम आसानी से इसको लिख सकें। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को समझ में आता है बूलियन लैंग्वेज। बूलियन आपको हमने बताया 0 1। कंप्यूटर को कैसी भाषा समझ में आती है? 0 1 की भाषा समझ में आती है। जैसे अगर हम 1 लिखेंगे तो ये 1 तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये 1 नहीं समझ में आया। कंप्यूटर को क्या समझ में आया? 0 1। अगर हमने 2 लिखा तो हमको तो 2 समझ में आ रहा है कि हाँ ये 2 है, तो कंप्यूटर को इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा? 0 1 0। हमने 3 लिखा, हमको तो ये 3 समझ में आया, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आया। कंप्यूटर को क्या समझ में आया? ये समझ में आया। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 1 की भाषा समझता है। तो अब जैसे मान लीजिए आप किसी और सिटी में गए, तो मान लीजिए आप अमेरिका चले गए। अमेरिका आपको मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, मान लीजिए आप टर्की चले गए, आपको तुर्की नहीं आती, तुर्किश लैंग्वेज नहीं आती। आप वहाँ पे आप क्या करोगे? अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करोगे, आपका काम कैसे होगा? आप क्या करोगे? वहाँ पे एक ट्रांसलेटर लेके जाओगे जो आपकी बात आप इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में बोलोगे, वो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। या आपको ये कोई और है, एक ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेटर है, तो आप जो इससे बोलोगे वो ट्रांसलेट करके इसको बताएगा, जो ये इससे बोलेगा ये ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, जैसे कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्राम, हमने जो पाइथन में लिखा, कंपाइलर क्या करेगा? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब वो कंप्यूटर समझ लेगा और जो कंप्यूटर आउटपुट हमको देगा वो मशीन लैंग्वेज में देगा, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको पाइथन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आएगी बात? कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि पाइथन वो हाई लेवल कोड को मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं, और मशीन लेवल कोड को हाई लेवल में कन्वर्ट करते हैं। बस एक बेसिक इनका काम होता है, एक इनका बेसिक सा ट्रांसलेटर का काम होता है। एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बाद डिफरेंस देख लेते हैं। आप देख के आइएगा। ठीक है, आप इसको नहीं देखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में देख के आइएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको एक टास्क दे देंगे हम, या आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, ये जुपिटर नोटबुक दे दूंगा, आप इसको जो है एग्जीक्यूट करके सारी चीज़ों को अच्छे से रन करके देख लीजिएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है, अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।